नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी आवाज़, उनका अंदाज हर तरफ कंट्रोवर्सी में गले तक डूबे हुए हैं और वो जहां जाते हैं एक नई कंट्रोवर्सी ले आते हैं। और जो कंट्रोवर्सी वो महाराष्ट्र से लेकर लौटे हैं वो उनके गले की हड्डी बन गई। लेकिन आज हम इस पे बात नहीं करेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है इस पे भी बात नहीं करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इतनी छोटी सी उम्र में एक लड़का इतना बड़ा नाम कैसे बन जाता है कि इस देश में सोशल मीडिया पे हर आदमी उसकी बात कर रहा है। आप कहेंगे कंट्रोवर्सी के कारण बन जाता है, लेकिन कंट्रोवर्सी सिर्फ एक विषय नहीं है। उस आदमी का कद बड़ा होने के पीछे कुछ बड़े कद के लोगों की भी भूमिका होती है। और ये गेम कैसे चलता है, कौन सा इकोसिस्टम इसके पीछे काम करता है कि इस तरह के लोगों को जल्दी से आगे ले आता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ और आज बहुत सारी चीज़ें आपको गेम्स, पॉलिटिकल गेम, अंदरूनी गेम समझने को मिलेंगे। मैं अभी आया। नागपुर से जब वो लौटे हैं तो उसके बाद में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि वहाँ से जल्दी उनको भागना पड़ा। एक जवाब वहाँ के एक समाजसेवी हैं, उन्होंने इस पे मसला उठाया। वो अंधविश्वास उन्मूलन का काम करते हैं और उन्होंने कहा कि ये यहाँ से भाग गए क्योंकि मैं इनको चुनौती देने वाला था और इनके सारे चमत्कार एक्सपोज करने वाला था। उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बयान आता है कि नहीं भाई, चुनौती वुनौती जो भी है वो करनी थी तो आप वहीं कर लेते। और वो उनकी जैसी भाषा है, वो भाषा किसी साधु संत तो छोड़ दीजिए, किसी एक सामान्य ब्राह्मण की भी भाषा नहीं लगती है। बुंदेलखंडी में जितनी निम्नतम गालियाँ हो सकती हैं, जो यौनात्मक गालियों को छोड़ दें तो सारी गालियां वो अपने बयानों में देते रहते हैं। महाराष्ट्र में मामला जो था ना, वहाँ पे एक कमेटी है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। ये कमेटी क्या करती है कि देश भर में जहाँ पे भी अंधविश्वास दिखाई देता है वहाँ जाती है और उन लोगों को कहती है कि भाई आप जो है वो अपना चमत्कार, आप कह रहे हैं ना आपके शक्तियाँ, सिद्ध करिए। और सिद्ध नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा। और महाराष्ट्र में ऐसा है कि अगर मुकदमा होता है तो आपको जेल जाना पड़ता है, जमानत नहीं मिलती, गैर जमानती। तो ये कहा जा रहा है कि इस वजह से ये वहाँ से अपना शेड्यूल 2 दिन पहले ख़त्म करके चले गए, ये आरोप लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ जो कमेटी है जो ये काम करती है, उस कमेटी का कहना ये है कि ये डर के भाग गए। और अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब वहाँ से वापस अपने डैन में आ जाते हैं, वहाँ से फिर वो अपनी फायरिंग शुरू करते हैं। उनकी भाषा मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। उनके वीडियो आप सब जगह देख रहे होंगे, मैं यहाँ पे डालना नहीं चाहता हूँ। ये धर्म विरोधी लोग हैं, बिल्कुल धर्म विरोधी लोग हैं और उनका काम ही ये है कि धर्म के नाम पर जो अविश्वास फैलाया जा रहा है, अंधविश्वास, उसको रोकते हैं। और 7 दिन के अंदर उनके मूड पर झंडा गाड़ा था। 2 दिन दरबार में, तब उनका बाप मर गया था। क्या मतलब? मूड में झंडा, मतलब सिर कहते हैं बुंदेलखंडी में, सिर को मूड कहते हैं, कि उनके सिर में मैं झंडा गाड़ के बैठा हुआ था वहाँ पे, तब उनका बाप मर गया था। क्या उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली थी? क्या अभी दरबार लग रहा है बागेश्वर धाम, यानी उनका अपना जो, इसके बाद रायपुर में भी लगेगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। ये बुंदेलखंडी की कहावत है। और वो कह चुके हैं कि ना मैं कोई चमत्कारी हूँ, ना गुरु हूँ, ना ईश्वर हूँ। मैं जो करता हूँ बालाजी की प्रेरणा से करता हूँ। नागपुर की समिति ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जो चमत्कार के दावे करते हैं वो कानून का उल्लंघन है और इसे साबित करना पड़ेगा उनको। अगर वो साबित कर देते हैं तो हम 30 लाख रुपये उनको देंगे, ये उस समिति का कहना है। और जो समिति के संस्थापक हैं श्याम मानव ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने 6 और 7 जनवरी को रेशम बाग में अपने चमत्कार के दावों को के कानून का उल्लंघन किया है और उन्हें ये साबित करें, वरना जो है वो उनको जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद वो वहाँ से अपना सारा सामान समेट कर वापस आ गए, ये उनका आरोप है।
लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन बहुत सारे हिंदुस्तान के लोगों में से हैं। वो मौलवी बाबा की भी आपने एक तस्वीर देखी होगी, उसमें ऐसे करके वो खिलौने वाली टर बोलने वाली लाइट वाली बंदूक से भूत उतार रहे हैं। कोई किसी चीज़ से भूत उतारता है, कोई नींबू से उतारता है, कोई सिंदूर से उतारता है। बहुत सारे भूत इस देश में उतारे जाते हैं। ये स्वयं में अपने आप में भूत हैं सारे के सारे जो ये सब करते हैं। एक वो चंगाई सभा होती है, आपने देखा होगा, डांस करते करते वो मंच पे आता है लंगड़ा आदमी, बैसाखी में आता है, आके जो उसके माथे पे से हाथ लगाता है, वो पछाड़ खा के गिर जाता है, फिर उठ के भाग जाता है, ठीक हो जाता है, डांस करते करते जाता है। मतलब एक माथे पे उंगली लगाने से आदमी की बैसाखी छूट जाती है। कभी एक आदमी को भूत की सवारी चल रही होती है और वो फटाक से सामने बैठा बाबा जो है उसको कुछ ऐसा करता है और उसके बाद उठ के ठीक हो जाता है। बुंदेलखंड में इनको एक खाद पानी मिलता है, पूरा का पूरा बुंदेलखंड का जो कल्चर है खाद पानी ऐसे मिलता है। बुंदेलखंड काफ़ी वंचित इलाका है, वहाँ पे बड़ी मात्रा में गरीब लोग रहते हैं, विकास वहाँ का ठीक से हुआ नहीं है। और जब आप गरीब हों, आप असुरक्षित अनुभव करते हो, जो असुरक्षा की भावना होती है वो आपके अंदर अंधविश्वास ज़्यादा जगाती है। उदाहरण के लिए कि अगर आपके पास में नौकरी नहीं है तो आपको ज़्यादा पंडित जी याद आते हैं, ज़्यादा आप जाते हैं कुंडली वुंडली बनवाने। आपका कहीं सिलेक्शन होने वाला हो, अनिश्चय हो, आपकी शादी नहीं हो पा रही है और आप किसी लड़की को बहुत प्यार करते हैं और आपको लगता पता नहीं होगी कि नहीं होगी, तो भी आप पहुंच जाते हैं दरगाह पे धागा बांधने, किसी पुल पे ताला लगाने। और ये पूरी दुनिया में होता है। ये इंसान की इनसिक्योरिटी, असुरक्षा जितनी बढ़ती है, धर्म और विश्वास उसके अंदर उतना मजबूत हो जाता है। और ये बिल्कुल अंतिम तथ्य है। अगर मैं आपको धर्म वाले उदाहरण से साबित करूं तो गोस्वामी तुलसीदास बोल के गए हैं, वो कह के गए, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। और वो एडवाइजरी दे गए हैं कि इसलिए आप सुख में भी सुमिरन करो। तो ये एक मानसिक स्थिति है। इस मानसिक स्थिति को बुंदेलखंड में वहाँ का पिछड़ापन, वहाँ की अनिश्चितता, अभाव खाद पानी देते हैं। वहाँ के लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये नहीं, और भी बहुत सारी। और यही वजह कि बहुत सारे इस तरह के कथावाचक, इस तरह के महात्मा, और ये तो वो लोग हैं जो थोड़ा सा बड़े बन गए। वहाँ पे गांव-गांव में आपको एक दो आदमी झाड़ फूंक करने वाला, एक दो आदमी जो है वो ये करने वाला, कोई इस तरह के बहुत सारे लोग आपको वहाँ पे मिलते हैं। इनको वहाँ सयाने कहा जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में जब मैंने वहाँ बात की तो बहुत सारे पत्रकारों से भी बात हुई। उन लोगों ने भी ये कहा कि बाबा के अंदर कुछ तो है और ये कोई ना कोई ऐसी विद्या है, पुराने ज़माने में ये विद्या होती थी। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। लेकिन ये चीज़ें तो बहुत सारे लोगों के साथ में हैं, इतना पॉपुलर क्यों नहीं हो जाते हैं? एक उदाहरण और आपको देता हूँ। राम रहीम बलात्कार के आरोप में बंद हैं, आपको पता है, जेल में। बीच बीच में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका लाभ लेने के लिए, उनकी लोकप्रियता का उनको वो करती रहती हैं। उनके बहुत समर्थक हैं। एक और बाबा हैं जिनके आश्रम में जब छापा डालने पुलिस गई थी तो समर्थकों से टकराव हुआ था, हिंसक टकराव। अक्सर ट्विटर पे उनके समर्थक कुछ ना कुछ टॉप 10 में ट्रेंडिंग बना के रखते हैं। आसाराम बापू के समर्थक टॉप 10 में लगा के रखते हैं। यानी समर्थक सबके पास में है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास ऐसा क्या है कि उनके बारे में एक शब्द बोलते ही बवाल हो जाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास वो चीज़ है, एक सांप्रदायिक बयान देने वाली उनकी छवि। जब जहाँ जहाँ जिसने कम्युनल बयान दिया, इस देश में कम्युनल इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को वो सूट करता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बयान दिया हनुमान जयंती पर कि भाई अगर आप लोग सतर्क नहीं रहोगे तो आपका हर घर भर पे दूसरे लोग काबिज हो जाएंगे, नहीं जागे तो वो तुम्हें अपने गांव से भगा देंगे। इसलिए निवेदन है कि सभी एक हो जाओ, पत्थर फेंकने वालों के घर पर बुलडोज़र चलवा दो, सरकार कब तक बुलडोज़र चलाएगी। और ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। इससे पहले भी उन्होंने एक ऐसी बयान कहा था। जब उन्होंने ये कहा, उससे और पहले वो कई सारे आदिवासियों का रिवर्स धर्मांतरण कराने का दावा कर चुके हैं कि हम उनको वापस हिंदू धर्म में ले आएं।
तो ये सारी चीज़ें मिला के उनको हीरो बनाती हैं। हीरो किसका बनाती हैं? जब ये वो बयान देते हैं तो इन बयानों के देने के साथ ही एक देश में इकोसिस्टम है। 25-30% आबादी वोटरों की इस देश में 25-30% वोटर ऐसे हैं जो कम्युनल एजेंडे पर मरने मारने को तैयार हैं। ज़्यादातर आपके पड़ोस के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे ऐसे लोग आपको सक्रिय दिख जाएंगे, दिन रात यही काम कर रहे हैं। उनको कहीं से भी, अगर मैं आज यहाँ बैठकर कोई एक कम्युनल बयान दे दूँ, कल से वो शेयर होना शुरू हो जाएगा, लोग उसको शेयर करने लगेंगे। सोशल मीडिया सेल इस तरह के कंटेंट की ताड़ में रहती है, जैसे ही मिलता है वायरल। तो वो एक जो पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है कि जो भी इस तरह की बातें करेगा वो आदमी तुरंत ऊपर आ जाएगा। और आज का जो एल्गोरिदम है हमारे पूरे के पूरे सोशल मीडिया का, इस एल्गोरिदम में जो चीज़ ज़्यादा शेयर होती है वो ज़्यादा ऊपर जाती है। इसलिए कहता हूँ ना, शेयर करा कीजिए, उतनी ज़्यादा ऊपर जाती है। और जैसे ही वो ऊपर जाती है उसका विरोध भी होता है। जैसे कि ये बाबा जी, जब अभी यहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का को नागपुर में चुनौती मिली तो उन्होंने एक बड़ा सीधा सा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है उनको बताइए हिंदू धर्म के खिलाफ ही ऐसा क्यों होता है, हिंदू धर्म का ही मजाक क्यों उड़ाया जाता है, हिंदू धर्म के खिलाफ ही क्यों बोला जाता है। एक उन्होंने मैसेज दिया और मैसेज के साथ में उन्होंने ये कह दिया कि केवल हिंदू धर्म के साथ किया जाता है। अब इस दावे का फैक्ट चेक कौन करेगा? लोगों ने किया, लोगों ने बताया ना ना, ये अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति जो है ये सबके खिलाफ करती है। तो लोगों ने कहा बताइए कहाँ करती है। फिर कुछ लोगों ने बताया कि इस तरह से एक नागपुर में एक श्रीमान जी थे, उनका नाम था, मैंने लिख के रखा हुआ है, उनको भी इन्होंने आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र चलाते थे सेबेस्टियन मार्टिन महाराष्ट्र में, उनको इन्होंने अरेस्ट कराया था, उनके खिलाफ मुकदमा कराया था, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई और 2016 में गिरफ्तारी होती, इससे पहले वो मारे गए। तो ये एक एग्जाम्पल लोग रख रहे हैं। और इसी तरह से अंधश्रद्धा उन्मूलन कमेटी पूरे दुनिया में और ख़ासतौर पर भारत के अनेक हिस्सों में अलग अलग धर्मों के साथ में ये काम कर रही है। अब ये कहा जा रहा है कि ये कोई एनजीओ चलाते हैं, इनको फंडिंग मिलती है, ईसाई फंडिंग करते हैं वगैरह वगैरह। जाहिर बात है, जब कोई आदमी आप पे उंगली उठाए तो उसको विरोधी घोषित कर दो, ये हमारा विरोधी है। और जैसे ही आप विरोधी घोषित कर दोगे तो वो जितनी भी उंगली उठाएगा लोग कहेंगे तो दुश्मनी के तहत उठा रहा है, आपसी रंजिश में हत्या हुई है। पुलिस भी ये करती है। तो बहरहाल जब ये सारी चीज़ें आती हैं तो बागेश्वर राम के पंडित जी जो है उनके हौसले और बढ़ जाते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं वो, और फाइन तरीके से उनको एक हरियाणा के कुछ पत्रकारों का समूह है जो उनका एडवाइज़र है, जो उनको सोशल मीडिया पे कंटेंट बना के देता है, जो उनके यूट्यूब चैनल को चलाता है, दूसरी चीज़ें चलाता है। वहाँ बाबा काम चमत्कार से नहीं करते हैं, वहाँ बाबा काम करते हैं दूसरी चीज़ों से। लेकिन ये जो हिंदुस्तान में कम्युनल टाइप का एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को इस तरह का कंटेंट बहुत जल्दी अपील करता है। वो विवेक अग्निहोत्री एक सोशल मीडिया सेल की प्रोपेगेंडा फिल्म बना के हीरो हो गया। क्यों हीरो हो गया? क्योंकि ये इकोसिस्टम जो है, ये खास तरह का इकोसिस्टम, ये उसको सूट करता है। विरोधियों का भी है। मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री आती है बीबीसी की, उसको वो लोग वायरल करना शुरू कर देते हैं, ब्लॉक करती है सरकार, तब भी वायरल हो रहा है। उसकी आर्काइव वाली लिंक निकाल ली जाती है। archive.org पे जो भी वेब पेज है, उस पर अगर एक बार कोई चीज़ डल गई है और अगर आपने उसको डिलीट कर दिया है, वहाँ मौजूद रहती है, उसकी लिंक शेयर हो रही है ताकि लोग बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री देख लें। तो ये इकोसिस्टम काम करता है। तो ये जो हिंदुस्तान में 30-35% आबादी है, जिसको साइंस के खिलाफ आप समझ जाएंगे, जिसको आप कहें आपको दिमाग नहीं लगाना है, मतलब किसी भी तरह की लॉजिकल थिंकिंग के खिलाफ आप बोलिए तुरंत बाय कर लेंगे, तो वो जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। और उस इकोसिस्टम का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बहुत बढ़िया से फ़ायदा उठाया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जानते हैं कि कैसे हिंदुओं का क्या योगदान रहता है, मुसलमानों का क्या योगदान रहता है, और वो ये भी जानते हैं ब्राह्मणों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। वो प्रीतम लोधी हैं, बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने कह दिया कि ब्राह्मण जो हैं वो ज़्यादा महिलाओं के घर में भोजन करना चाहते हैं
और अच्छी अच्छी जवान जवान महिलाओं को प्रवचन में आगे बिठाना चाहते हैं, बुजुर्ग बुजुर्ग महिलाओं को पीछे बिठाना चाहते हैं। इसके बाद में इन्होंने जो तगड़ा वाला उनको बयान दिया है, उन्होंने कहा कि रोज़ रोज़ 8-8 घंटे हम कथा पढ़ते हैं और हमने रामकृष्ण और वगैरह जो भी चीज़ें वो आपको उन्हीं के कारण बताई हैं, इसलिए ब्राह्मणों के खिलाफ मत बोलिए, और अगर हम नहीं होते तो आप अपने बाप को भी नहीं पहचान पाते। और उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे मिल गया तो मैं उसे मसल दूंगा। अब आप देखिए, ये एक इकोसिस्टम सपोर्ट करता है, और ये जब ये इकोसिस्टम इनको सपोर्ट करता है तो उस इकोसिस्टम के जो लोग हैं वो इनके साथ खड़े होने में फ़ायदा देखने लगते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उनके पास 2 बार आश्रम में मिलके आ जाते हैं। वहाँ के स्थानीय सांसद हैं, वो लंबे समय से इनको बढ़ा रहे हैं। चतुर्वेदी साहब जो हैं वो पूरी तरह से लगे हुए हैं कि किसी तरह से इनको पुश किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए। वो हर तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, सोशल मीडिया सेल बनानी चाहिए, ये सब काम बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अपने दिमाग का नहीं है, उनके आसपास के लोगों ने उनके लिए ये पूरा डेवलप करके दिया है और उसको वो पॉलिटिकली मटेरियलाइज कर रहे हैं। ठीक वैसे जैसे वो बाबा राम रहीम को बाकायदा पॉलिटिकली मटेरियलाइज किया जाता था वोटों के लिए, और आज भी किया जा रहा है। उसको पेरोल पे चुनाव होने वाला तो पेरोल पे वो बाहर आ जाता है ताकि सपोर्ट कर सके। तो आपको जो निचोड़ निकलता है ना, वो ये निकलता है कि ये देश जो है ना, इस देश में मुद्दे नहीं हैं, इस देश में इंसानियत नहीं है। इस देश में जितना ज़्यादा जहरीला और कुछ खास इकोसिस्टम में सेट होने वाला बयान दे दें, उतना ही वो बिक जाएगा। कुछ दुनिया भर की फ़िलॉसफीज़ हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, मेरे पास नियमित फ़ोन आते हैं कि भाई इस पे आप करिए। मैंने कहा कि भाई मैं जिनसे मेरी बात हुई कि भाई इसमें मैं इस बिंदु पे सहमत नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि ये थ्योरी ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि दुनिया पे राज करने वाली, लेकिन वही एलिमेंट जिनको आप समझते हैं कि वो ये सब कर रहे हैं, उन एलिमेंट को मैं मानता हूँ कि वो दुनिया की कैपिटलिस्ट फोर्सेस हैं और पूरी दुनिया को वो अपनी तरह से हैंडल कर रही हैं। सारी इंसानियत को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, और कैपिटलिज्म के खिलाफ वो सारी चीज़ें निकाल के मैं आपके सामने रखता हूँ। अब आप उसको किसी भी तरह के विश्व ऑर्डर से जोड़ के देख लें या कुछ और जोड़ के देख लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लाखों लोगों को साथ लेकर एक खास तरह से एक ऐसे करके इतने सारे राष्ट्राध्यक्षों को लेकर कोई एक षड्यंत्र हो सकता है और जिसका सब लोग शिकार बन जाएं और कोई चू चपड़ भी ना करे, कहीं से आवाज़ भी ना निकले। नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। तो मैं अगर ये कहूँ कि ऐसा होता है तो बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो मेरे कंटेंट को फॉरवर्ड करेंगे, जैसे कि एक खास तरह का इकोसिस्टम को फॉरवर्ड करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक। जब मैंने चैनल शुरू किया था, मुझे लोगों ने कहा कि भाई आप या तो एंटी मोदी हो जाओ या प्रो मोदी हो जाओ। तो मैंने कहा यार, पूरी ज़िंदगी पत्रकारिता करी इसलिए थोड़ी की है, हमको जो अच्छा लगेगा हम बोलेंगे। कभी वो एंटी मोदी जाएगा, कभी वो प्रो मोदी जाएगा। मोदी जी सरकार में थोड़ा एंटी मोदी ज़्यादा जा रहा है, और वैसे भी मैं पॉलिटिकल से बचता हूँ। लेकिन बहरहाल आपके सामने ये क्लियर है कि ऐसे बुंदेलखंड में 20-25 कथावाचक होंगे, इनसे ज़्यादा अच्छी कथा करते हैं और इनसे ज़्यादा अच्छे गिमिक्स उनको आते हैं। गिमिक्स से मतलब आप समझ रहे होंगे। अब वो दिन एबीपी न्यूज़ का जो पत्रकार है, मुझे शर्म आती है उसको पत्रकार कहते हुए, उसने कह दिया आपके चरणों में पत्रकारिता का का नमन। और जाके उस आदमी ने जो है वहाँ पे वो फर्जी इन्फॉर्मेशन उसी के सोशल मीडिया सेल से निकली हुई शास्त्री जी ने। यार ये कोई किसी भी आदमी साधु सन्यासी के लिए ये बताना कैसी उपलब्धि है कि तुम्हारे चाचा का नाम क्या है, तुम्हारी भतीजी का नाम क्या है, तुम्हारे भाई ने मकान खरीदा है। ये कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया आपने, क्या निकाल लिया? लेकिन इसका 10 गुना भी उल्टा सीधा करें, उस इकोसिस्टम को फिट होना चाहिए। चाहे आप सुधीर चौधरी हों, हीरो बन जाएंगे, कंगना रनौत हों, हीरो बन जाएंगे, कोई भी हो, आपका आईक्यू कितना भी खराब हो, आप किसी भी स्तर के हों, जो भी हों, लेकिन उस इकोसिस्टम को जैसे ही आप एड्रेस करते हैं, वो 20-25% वोटर उस काम में जुट जाते हैं आपको महान बनाने को, और आपकी तरफ से लड़ने लगते हैं, आपको डिफेंड करने लगते हैं। बहुत सारी बातें। एक सोशल मीडिया का चलते चलते उदाहरण सुनाऊंगा। मोदी जी की वो केदारनाथ वाली फ़ोटो जिसमें वो काला काला उन्होंने जूते जैसा कुछ पहना हुआ है, वो फ़ोटो किसी ने डाली और कहा कि लगता है कि नाराज़ हो गए बाबा केदार, इसलिए जोशी मठ में क्रैक्स आए। सोशल मीडिया पे लोग लिखते रहते हैं।
उसके जवाब में जो आया नीचे वो लिखा था ये फेक फ़ोटो है, इसमें जो है लाल कारपेट दिख रहा है, ऐसा तो केदारनाथ तो कुछ है ही नहीं। वो गए इसलिए क्योंकि वो आदमी उनको प्यार करता है। फिर वो ये नहीं देखेगा फ़ोटो असली है या नकली है। फिर उन सज्जन को जो है किसी ने निकाल के केदारनाथ का जो मोदी जी का ट्वीट था वो कहा कि पढ़ लो, देख लो, जो भी है। तो ये एक इकोसिस्टम है जिसके कारण धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस तरह से विवादास्पद होकर इस देश के एक बड़े नाम बन जाते हैं। और मुरारी बापू पूरी ज़िंदगी से ईमानदारी से एक न्यूट्रल कथा देते बैठे हुए हैं। और भी लोग हैं, कई सारे आए चले गए। इकोसिस्टम, बाबा रामदेव ने भी इसी इकोसिस्टम का इस्तेमाल किया। समझिए, आप जिस इकोसिस्टम का फ़ायदा उठा के जिस इको चैम्बर में घुसते हैं, उस इकोसिस्टम उस इको चैम्बर में एक खास तरह की आवाज़ें गूंजती हैं। उन सुर से आपका सुर मिल जाए तो हो जाता है धमाल। नमस्कार, जय हिंद।